नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है वृद्धाश्रम और वापसी। यह कहानी है उस वृद्ध दंपति की जो एक महानगर में रहते हैं, जिनका नाम सुरेंद्र और बबीता था। वे लोग पैसों और व्यवहार से दोनों तरीके से संपन्न एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। यही कोई 25 वर्ष पूर्व वे दोनों दंपति अपने इकलौते बेटे आकाश को लेकर कहीं घूमने के लिए निकले ही थे कि लगभग 5 किलोमीटर के करीब आगे बढ़े ही होंगे कि तभी अचानक से एक बच्चा उनकी गाड़ी से टकरा गया। सुरेंद्र जी, जो खुद ही गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, वे झट से गाड़ी को रोक देते हैं और बिना देर किए हुए उस बच्चे के पास जा पहुँचे और उसे ठीक देखकर झट से उसे गले लगा लिया। क्योंकि सुरेंद्र जी एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और वहाँ पर उन्हें हर कोई जानता था, इसलिए वहाँ मौके पर जमा हुई भीड़ ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने उस मासूम से पूछा, बेटा, इस सड़क के बीचों बीच आप क्या कर रहे थे? आप कहाँ जा रहे थे? आपको चोट तो नहीं लगी? उस बच्चे ने कहा, अरे नहीं नहीं अंकल जी, मुझे चोट लगती इससे पहले ही आपने गाड़ी में ब्रेक लगा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। सुरेंद्र जी के पूछने पर उसने बताया कि मेरा नाम आदर्श है और मैं यहीं पास के ही बस्ती में रहने वाला हूँ। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। 5 दिन से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए मैं यह पेन बेचकर गुजारा करता हूँ। सुरेंद्र जी और बबीता जी को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि महज 7 साल का लड़का और इतनी ज़्यादा समझ। सुरेंद्र जी और बबीता जी ने उसे गले लगा लिया। अब बबीता जी ने पूछा, पर तुमने अपना नाम क्या बताया? वह बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा, कहने लगा, आंटी जी, आपने तो मेरा नाम पूछा ही नहीं। बबीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अब तो पूछ रही हूँ, अब तो बता दो ना। उसने कहा, आंटी जी, मेरा नाम आदर्श है। सुरेंद्र जी ने कहा, वाह, कितना अच्छा नाम है। सुरेंद्र जी ने आगे कहा, तो आदर्श बेटा, मुझे अपनी माँ से नहीं मिलवाओगे? चलो, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ और आपकी माँ से भी मिल लेता हूँ। आदर्श हिचकिचाते हुए बोला कि आप लोग मेरे घर चलेंगे? बबीता जी ने कहा, हाँ बेटा, क्यों, आप हम लोगों को नहीं लेकर जाना चाहते हो क्या? आदर्श ने कहा, नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी माँ भी आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगी, उन्हें अच्छा लगेगा। बबीता जी और सुरेंद्र जी दोनों आदर्श के घर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी में एक महिला है जो टूटी हुई सी खाट पर लेटी हुई, फटी सी साड़ियों में लिपटी हुई अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। सुरेंद्र और बबीता जी को साथ आया देख पहले तो वह अनजाने आशंकाओं के कारण डर गई, परंतु जब आदर्श ने उन्हें पूरी बात बताई तो उनके आंखों में अपने बच्चे के प्रति इतना स्नेह देखकर वह भाव विभोर हो गई। उन्होंने अपने बेटे आदर्श का हाथ बबीता जी के हाथ में देते हुए बोली, मैडम, मेरे बाद मेरे बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गरीबों का तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होता, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे न रहने पर आप इसकी देखभाल करें। आप चाहें तो इसे अपने घर का नौकर भी बना सकती हैं या फिर किसी अच्छे से अनाथ आश्रम में भी डाल सकती हैं, क्योंकि मैडम मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। आदर्श रो पड़ा, माँ, मुझे छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकती। आदर्श की माँ एक हाथ से आदर्श का हाथ बबीता जी की हाथों में थमा रखा था और दूसरा हाथ आदर्श के सिर पर। यह मंजर देखकर कलेजा मुंह को आने को तैयार था, लेकिन अचानक से आदर्श की माँ के हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई और वे
सदा के लिए चीर निद्रा में चली गई, कभी न उठने के लिए। बबीता जी और सुरेंद्र जी ने आदर्श को बहुत मुश्किल से संभाला। सारे क्रियाकर्म करवाकर वे दोनों आदर्श को अपने साथ लेकर अपने घर आ गए और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करने लगे। और दूसरी ओर उनका बेटा आकाश, जिसकी उम्र अब 10 वर्ष की थी, वह भी अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। समय की गति बहुत तेजी से आगे बढ़ी जा रही थी। आकाश अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चला गया और आदर्श यहीं रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसी शहर में एक वृद्धाश्रम था, जहाँ पर कुछ संपन्न लोग अपनी खुशियाँ उन वृद्धों के साथ कभी कभी बांटने के लिए आ जाया करते थे। उनमें से ही एक नवविवाहित जोड़ा, जिसका नाम अजीत और मीनू है। ये जोड़ा अक्सर ही अपनी खुशियों को चार चांद लगाने के लिए इसी आश्रम में चले आते थे। आज दुर्भाग्यवश यह विडंबना है कि यह दोनों भी किसी अनाथ आश्रम में ही पले बड़े थे, इसीलिए उनके हर दर्द को अच्छी तरह से महसूस कर सकते थे। अजीत की पत्नी एक सुशील और कोमल स्वभाव की अच्छी संस्कारी महिला है, जो कदम कदम पर अपने पति का पूरा सहयोग करती है। एक दिन वे अपनी शादी की सालगिरह पर शहर में स्थित एक मशहूर वृद्धाश्रम में जाकर वहां रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को उनकी आवश्यकता अनुसार गिफ्ट देकर फल और मिठाइयाँ बांटते हैं। उनके साथ हंसी मजाक करते हुए अपना समय व्यतीत कर उन वृद्ध लोगों को कुछ पलों की खुशियां प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से अजीत को ऐसा आभास होता था कि जैसे वह अपने माता पिता के बीच में बैठकर उनसे हंसी मजाक कर रहा हो, जिससे उनको बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है। इस प्रकार वह वर्ष में 2 बार वृद्धाश्रम में अपने और अपनी पत्नी के जन्मदिन और सालगिरह के अवसर पर बिना किसी नागा के अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ अवश्य जाते हैं। वृद्धाश्रम में महिलाओं और पुरुषों को रहने के लिए का उचित प्रबंध किया गया है। उस वृद्धाश्रम में लगभग 20 पुरुष और 20 महिलाएं रहती हैं। आज मीनू और अजीत की शादी की सालगिरह है, इसलिए अजीत ने एक दिन पहले ही वृद्धाश्रम की सभी महिलाओं के लिए साड़ी, मिठाइयाँ और कुछ ज़रूरत के सामान के साथ साथ फलों तथा दवाइयों की भी व्यवस्था कर ली थी। शाम के समय वृद्धाश्रम में सभी के बीच अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए वह तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी मीनू से कहा कि मीनू, तुम्हें पक्का पता तो है ना कि पिछली बार 20 महिलाएं ही थी ना? मीनू बोली, हाँ जी हाँ। हाँ बाबा हाँ, मुझे अच्छे से पता है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन अजीत, मुझे एक बात कुछ अजीब सी लग रही है कि उनमें से ना एक आंटी जी है, जिनको हमने देखा है कि उनको शायद जोड़ना नहीं चाहिए। अजीत ने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि वे हमारे सामने आती ही नहीं। पता नहीं क्यों, कई बार मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है। जानते हो, उनकी उम्र भी लगभग 85 वर्ष की तो होगी ही। क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया? परंतु उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे किसी ऊंचे घराने की महिला हों। उनके चेहरे पर इस उम्र में भी गजब का तेज है। पर पता नहीं क्यों वह हम लोगों को बहिष्कार करती हैं। हम में न जाने क्या गलती हुई होगी, उनके मन में क्या दर्द छिपा है, यह तो वही जान सकती हैं। चलिए, मैं आपको ना इस बार उन्हें दिखाऊंगी। उनको देखकर मुझे बहुत दया आती है। बेचारी पता नहीं कौन सा दर्द मन में छुपाए हुए हैं। शाम के समय अजीत और मीनू बच्चों के साथ गिफ्ट, मिठाइयाँ, फल, दवाइयाँ आदि लेकर खुशी खुशी वृद्धाश्रम में निवास कर रहे सभी महिलाओं और पुरुषों से मिले। उनके पहुंचते ही सारी महिलाएं बहुत खुश हो गईं।
खुश होकर अजीत और सोनिया के पास इकट्ठा हो गई थी। कुछ महिलाएं बच्चों को स्नेह के साथ प्यार करने लगी, लेकिन उन्हीं महिलाओं में से एक महिला उठकर अपने कमरे में चली गई। उनको जाता हुआ देखकर मीनू ने अजीत को कोहनी मारकर इशारा किया और इशारा करके दिखाया कि देखो, यह वही माता जी हैं। हम लोगों के आने पर पता नहीं क्यों ये यहाँ से चली जाती हैं और अपने कमरे में बैठ जाती हैं। अब तो अजीत से भी नहीं रहा गया, इसीलिए उसने वहाँ उपस्थित अन्य महिलाओं से इसका कारण जानना चाहा। उन महिलाओं ने बताया कि बेटा, इनका नाम बबीता है और ये बहुत सीधी सादी महिला है। अपनी अपनी औलादों से अपमानित और उपेक्षित तो हम लोग भी हुए हैं, लेकिन उनके बेटे बहू ने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसीलिए हम जब भी कोई पति पत्नी हम लोगों से मिलने आता है ना, तो अक्सर ही वे अपने कमरे में चली जाती हैं। आपस में हम लोग बैठे होते हैं, तब भी ये चुपचाप बैठी होती हैं, किसी से ज़्यादातर बात नहीं करती हैं। केवल एक व्यक्ति को अपना पुत्र कहकर ये संबोधित करती हैं, जिसका नाम आदर्श है। वह हर महीने बबीता जी से मिलने आता है और इनके ज़रूरत का सारा सामान दे जाता है। ये उससे तो काफ़ी देर तक और अच्छी तरह से बात करती हैं और अपने मन की इच्छाएं भी वे केवल आदर्श को ही बताती हैं। आज महीने की पहली तारीख है और रविवार भी है। ऐसा हो सकता है कि आज आदर्श जी यहाँ पर अवश्य आएं। तब आप लोग खुद ही अपनी आँखों से देख लीजिएगा। क्या पता कि आप लोगों से भी उनकी मुलाकात हो ही जाए, क्योंकि उनके आने का यही समय है। पर अजीत और मीनू ने सभी महिलाओं और पुरुषों को साड़ी और कुर्ता पैजामा तथा गिफ्ट बांटे, फल और मिठाइयाँ वितरित की। माहौल खुशनुमा हो गया। वृद्धावस्था में तो कोई विशेष ख्वाहिशें रह नहीं जाती। उनकी मुख्य तमन्ना केवल यही होती है कि उनको अपनेपन से कोई बात करने वाला हो, उनका सहारा बन सके। इसीलिए कहा गया है ना कि वृद्धावस्था में बचपना फिर से दस्तक देता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, माता पिता अपने संतान की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं, परंतु वही माँ बाप जब अपने इस अवस्था में पहुँचते हैं तो संतान अपने रंग दिखा देती है। माहौल कुछ गंभीर होते देख मीनू ने सभी के साथ हंसी मजाक करने का निर्णय लिया। उसने माहौल को थोड़ा हल्का किया। अब हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया। इसी बीच अजीत ने मीनू से कहा कि मीनू, हम लोग यहाँ वृद्धों में की नीरस जिंदगी में कुछ पल के लिए खुशियाँ देने के लिए आते हैं, लेकिन वो वाली माता जी तो कमरे के अंदर चली गई हैं। ऐसा करो, चलकर हम लोग उनके पास उन्हें मनाकर बाहर लाते हैं। कहते हुए वे दोनों माँ जी के कमरे के अंदर चले गई। उन्होंने देखा कि बबीता जी अपने बिस्तर पर चुपचाप दुखी मन से बैठी हुई थी। उन लोगों के कमरे में प्रवेश करते ही बबीता जी कुछ असहज होते हुए अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मीनू ने उनसे कहा कि माता जी, आप बैठी रहिए। हम लोग तो यहाँ आप लोगों के जीवन में कुछ पल की खुशियाँ ही देने आते हैं, लेकिन हम लोगों ने यह देखा है कि हमारे आते ही आप अपने कमरे के अंदर चली आती हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या जाने अनजाने में हमने आपका दिल दुखाया है? और यदि हाँ, तो मैं उन बातों को जानना चाहती हूँ। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम लोग आपको लेने आए हैं। चलिए ना आंटी जी बाहर, और देखिए सभी लोग के बीच में कैसा हंसी मजाक चल रहा है, कितना प्रसन्नतापूर्वक माहौल बना हुआ है। माँ जी, आपका मन भी कुछ पल के लिए ही सही पर आनंदित जरूर हो जाएगा। इतना सुनते ही बबीता जी की आंखों से आंसू छलक आया। वह कुछ बोली नहीं, शांत खड़ी रही। इसी बीच में कमरे में किसी के अंदर आने की आहट सुनाई पड़ी। कमरे में प्रवेश करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आदर्श जी ही थे। कमरे में पहुंचते ही आदर्श जी ने बबीता जी को माँ नमस्ते कहते हुए
उनका पैर छू लिया। तभी बबीता जी बोली, बेटा आदर्श, तुम आ गए बेटा। कैसे हो बेटे? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आदर्श जी बोले, माँ इधर व्यस्तता कुछ ज़्यादा ही थी, इसी कारण से मैं नहीं आ पाया था। बबीता जी बोली, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम्हारे न आने से मुझे बहुत अकेलापन लगता है, इसलिए मैं तुम्हारी राह देखती रहती हूँ। बबीता जी के चेहरे पर आनंद के भाव आ गए थे। अजीत और मीनू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वे आश्चर्य से बबीता जी को देखे जा रहे थे कि जो महिला अभी इतनी उदास थी, अचानक इस व्यक्ति को देखकर कैसे प्रफुल्लित हो उठी, जैसे सूखे में सावन की बरसात हो गई हो। आखिर कौन था यह व्यक्ति जो उन्हें माँ कहकर पुकार रहा था? बबीता जी का इस तरह उदास रहना तथा मीनू और अजीत को देखकर कमरे में वापस आ जाना, क्यों क्यों इन सब के पीछे क्या वजह है? जानने के लिए सुने कहानी का दूसरा भाग, जो जल्द ही मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, शेयर करें। मेरी कहानी यदि आपके दिल के किसी भी कोने को छूती हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके एक एक कमेंट्स और एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।